हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन 229 यानी 229 का एक्चुअली क्वेश्चन पेपर, और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो डाटा एंट्री के लिए तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पेपर आपका यहाँ आज कवर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो पे काफ़ी हम मेहनत करते हैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। सो दिस क्वेश्चन पेपर इज़ ऑफ आई थिंक 2024 का ही ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको टोटल 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और काफ़ी मतलब छोटा क्वेश्चन पेपर है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पेपर नहीं होता, और यकीन मानिए बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आराम से इस क्वेश्चन पेपर को कर सकते हैं, ठीक है। और 11 पेजेस का क्वेश्चन पेपर होता है बेसिकली। डाटा एंट्री ऑपरेशन 229 आप, या 336 आपका अगर कोड है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, 632 आपका कोड है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सेट ए वह होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर लिखना है, फिर उसके बाद दो आपके टीचर्स होंगे, उनके साइन यहाँ पर आएंगे, फिर जनरल इन्फॉर्मेशन हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लेंगे। और हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट जो मैं हर बार आपको बताती हूँ, 15 मिनट का समय आपको जो दिया जाएगा, यानी 2:15 पर आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है आपके हाथ में मिल जाएगा, और 2:15 से 2:30 का समय होगा आपका सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का। तो उस दौरान आपको उत्तर पुस्तिका पे कोई उत्तर नहीं लिखना होता है, यानी आंसर बुक पे कोई आंसर्स नहीं आप लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, जो आप क्वेश्चन पेपर आपको ये देखने को मिल रहा है ये आपके हाथ में होगा, और आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, और आप अपने क्वेश्चन को अपने दिमाग में फीड कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका यहाँ से मेन पेपर स्टार्ट है। 2 घंटे का बेसिकली ये पेपर है, और 40 नंबर का ये पेपर होता है। यहाँ पर आपको सारे जो 25 क्वेश्चन है सारे आपके इम्पॉर्टेंट हैं, और सभी आपको करने हैं, ठीक है। सभी के मार्क्स वगैरह तो आपको उनके सामने मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए और सेक्शन बी है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 1 नंबर में। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द सेट ऑफ प्रोग्राम्स इन रोम which are activated when a computer is switched on and which activate different units of a computer are called। यानी कि अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बच्चे इसको देख सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके से आपको समझाऊंगी, और मेरे हिसाब से ज़्यादातर इसमें इंग्लिश लेते हैं बच्चे। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप सभी को पता होगा कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं, 2 मेमोरी होती हैं। पहली होती है आपकी रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका आपका होता है फुल फॉर्म। और सेकंड होती है आपकी रोम, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसमें स्थित प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के स्विच ऑन होने पर सक्रिय होता है, जो कंप्यूटर की अलग अलग यूनिट को सक्रिय करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उस समूह को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा फर्मवेयर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्मवेयर कहते हैं। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस समय पर आपका रोम की मदद से एक सेट ऑफ प्रोग्राम ऑन होता है, तो उसको हम कहते हैं फर्मवेयर। अब फर्मवेयर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लो। फर्मवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट्स एम्बेडेड इन अ डिवाइस हार्डवेयर टू हेल्प इट्स फंक्शन, ठीक है। फर्मवेयर क्या होता है, एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है, इसको आप इस नाम से भी जानते हो, सॉफ्टवेयर ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, जो किसी डिवाइस के हार्डवेयर में उसके कार्य करने में सहायता के लिए सन्निहित होता है, ठीक है। इसके पर्पस देखो, इसके पर्पस यानी इसके उद्देश्य क्या होते हैं। फर्मवेयर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर अ डिवाइस टू स्टार्ट अप, कम्युनिकेट विद अदर डिवाइस एंड परफॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट टास्क। यानी फर्मवेयर क्या करता है, ये किसी भी डिवाइस को चालू करने के लिए उसके जो बाकी डिवाइसेस हैं जो उससे कनेक्ट हो रहे हैं उससे संचार करने के लिए, और जो भी हमें बेसिक इनपुट आउटपुट उसमें परफॉर्म करने हैं उन सभी के लिए निर्देश प्रदान करता है। जैसे अभी आप ये जो क्लास देख पा रहे हैं ये कंप्यूटर पर हो रही है, और इस कंप्यूटर को जब मैंने स्टार्ट किया तो फर्मवेयर ने जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा पा रही हूँ
इन सभी को स्टार्ट होने में एक्सेस करने के लिए मदद करी। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? वेयर इट्स फाउंड, फर्मवेयर इज फाउंड इन मेनी डिवाइसेस, ये कई उपकरणों में पाया जाता है, जैसे कि फोन्स में भी, कैमराज में भी, प्रिंटर्स में भी, राउटर्स में भी और टेलीविजन में भी। ठीक है, हमारे फोन में, कैमरा में, प्रिंटर में, राउटर में और टेलीविजन सभी में हमारा फर्मवेयर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। रोम, जब आप रोम में एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसकी वजह से कंप्यूटर जब स्विच ऑन होता है तो काफ़ी अलग अलग यूनिट्स कंप्यूटर की एक्टिवेट होती हैं, तो वो किस कारण होती हैं? फर्मवेयर के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको देखो चॉइस दी गई है, या तो आप ये वाला पार्ट कर सकते हो इसका, या फिर ये वाला करना। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब है कंपल्सरी, लेकिन कोई भी आप इनमें से कर सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस ये देखो क्या पूछा गया है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला दे दिया एक्सेल का, SUM, सम का फॉर्मूला है, A1 से लेके A5 तक आपका दी हुई है सेल। अगर सेल A1 और A5 में आपकी कौन कौन सी वैल्यूज है, 5, 10, 15, 20 एंड 25। फॉर्मूला देखो क्या लगाया गया है, सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला दिखाई दे गया तो जितनी वैल्यूज दी गई हैं उनको हमें ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। अगर हम 5, 10, 15, 20 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा 75 आंसर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 75। बहुत ईजी है। मतलब आपको अगर सम फॉर्मूला दिख जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन सभी नंबर्स को, जो आपको नंबर दिए होंगे, उन सबको ऐड कर देना और जो भी आपका आंसर आ रहा है वो फिर लिख देना आपके आंसर शीट में। ठीक है, नेक्स्ट इसी का आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला। अब आपको दूसरा फॉर्मूला दिया है, मैक्स फॉर्मूला, MAX। मैक्स को आप मैक्सिमम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम फॉर्मूला में क्या होता है कि आपको बताना होता है जितने आपको नंबर दिए गए हैं ना, उनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 5, 10, 15, 20 और 25 में सबसे बड़ा नंबर है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 25। ठीक है, 25 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका एक मिनिमम फॉर्मूला होता है MIN करके, MIN A1 से A5 तक आपको दिया जाए, मिनिमम में आपको बताना होता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। अगर आपको मिनिमम नंबर दिया जाए या मिनिमम फॉर्मूला दिया जाए तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, बाय चांस अगर आप मिनिमम फॉर्मूला आ जाता है तो आप क्या करोगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फॉर्मेट पेंटर टूल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना, उसमें एक फॉर्मेट पेंटर टूल होता है, उसका क्या काम है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या वो फॉन्ट साइज को चेंज करता है? नहीं। टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर, क्या वो एक स्थान से फॉर्मेटिंग की कॉपी करके अन्य स्थान पर उसे अप्लाई करता है, या फिर वो हाइपरलिंक तैयार करता है, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स में इमेज इंसर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। यानी कि अगर हमें एक जगह से फॉर्मेटिंग की कॉपी करनी है और उसको दूसरे स्थान पर हमें अप्लाई करना है तो हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं इसका आपको लाइव एक उदाहरण दिखाती हूँ जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये आपसे एक दी हुई है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी मैंने TH क्लासेस लिखा है और यहाँ पर भी मैंने TH क्लासेस लिखा है। लेकिन आप यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो TH क्लासेस लिखा है वो काफ़ी बड़े अक्षरों में है, रेड कलर में है, बोल्ड उसमें लिखा हुआ है और दिखने में काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर बेसिक सा TH क्लासेस लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ जैसा यहाँ पर लिखा है ना वैसा ही सेम यहाँ पर भी आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे करके। अब हम क्या करेंगे, हम अपने होम टैब पे जाते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मेट पेंटर। ये स्टेप्स मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको मतलब अगर पेपर में स्टेप्स भी पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम जैसे लाइव अगर देखते हैं ना चीज़ों को विजुअली तो आपको ज़्यादा समझ आता है। तो हम फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखो, ये जो है ना ये आपका चेंज हो गया, दिख रहा है आपको, ये देखो जो पॉइंटर है आपका एक मतलब एक ब्रश जैसा बन के आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस ब्रश को रखना है और इस ब्रश को आगे जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो ये देखो क्या हुआ,
ये वाली जो फॉर्मेटिंग थी, ये वाली जो सेम आपने फॉर्मेटिंग की हुई थी, बोल्ड किया हुआ था, कलर इसके रेड किया हुआ था, ठीक है, और जो भी आपने यहाँ पर फॉर्मेट किया हुआ था वो सेम फॉर्मेट आपका नीचे आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का को हम किससे करते हैं, फॉर्मेट पेंटिंग से, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर से। टू कॉपी फॉर्मेटिंग, हमने एक जगह से फॉर्मेटिंग कॉपी करी यहाँ से और उसको दूसरी प्लेस पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो यही था आपका आंसर। नेक्स्ट देखें, डैश सेट्स द नंबर फॉर्मेट टू कोमा स्टाइल दैट राउंड्स टू अ होल नंबर विदाउट एनी डेसिमल प्लेसेस। यानी ऐसा कौन सा नंबर फॉर्मेट होता है जो हम कोमा स्टाइल से सेट करते हैं, जो एक पूर्ण संख्या में बिना दशमलव स्थानों के राउंड करता है। राउंड ऑफ कौन सा वो करता है हमारा नंबर फॉर्मेट, तो इसका आंसर हो जाएगा कोमा। कॉमा नंबर फॉर्मेट जो होता है वो आपका राउंड ऑफ करता है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है, फंक्शन भी तो लिखना है ना हमें, जीरो फंक्शन वाला, तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच चार्ट टाइप वुड यू यूज टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, यानी समय के साथ किस प्रकार का ट्रेंड देखा जा रहा है ये दर्शाने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा चार्ट है जिससे हमें ये पता चले कि समय के साथ कौन सा जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, कुछ इस तरीके से। तो इस चार्ट को हम क्या कहते हैं, इस चार्ट को हम कहते हैं लाइन चार्ट, ठीक है, क्या कहते हैं हम इस चार्ट को, लाइन चार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइन चार्ट, सी, ठीक है। पाई चार्ट क्या होता है ये आपको पता होगा, पाई चार्ट में क्या होता है, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, ये आपको पता होंगे, ठीक है, कमेंट में मुझे बताना। नेक्स्ट है लाइंस, इसका है आंसर लाइन चार्ट। अब अगर सिक्स्थ की बात करें, स्लाइड्स कैन इजीली बी ऑर्डर्ड एंड सॉर्टेड यूजिंग डैश व्यू। अगर हमें अपनी स्लाइड्स को ऑर्डर करना है या सॉर्ट करना है, उसको हमें एक तरह से क्रमबद्ध करना है, तो वो हम कौन से ऑप्शन से कर सकते हैं, तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू करके आपका एक आता है, जहां से हम अपने किस तरीके से हमें अपनी स्लाइड्स को दिखाना है वो हम देख सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लगाए, सॉर्ट करने के बारे में पूछा गया है, तो सॉर्टर यहाँ से आप निकाल सकते हैं स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है विच फंक्शन इन एमएस एक्सेल वुड यू यूज टू फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन सेल्स इन अ रेंज दैट मीट अ स्पेसिफिक क्राइटेरियन। यानी कि इसमें देखो आपसे एक फॉर्मूला पूछा गया है, मतलब आपको बताना है कि इनमें से आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे अगर आपको किसी विशेष शर्तों को पूर्ण करते हुए एक रेंज के भीतर की वैल्यूज का योग निकालना है। योग को हम इंग्लिश में बोलते हैं सम, ठीक है, और सम के साथ हमें शर्त भी लगानी है, शर्त भी है, शर्त को हम इफ से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, सम इफ, और ये फंक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसको आप वैसे भी देख सकते हो कि अगर हमें सम निकालना है तो ऑब्वियसली सम फॉर्मूला ही लगेगा और उसके आगे इफ लगा हुआ है, यानी शर्त भी है वहां पर, तो इसीलिए आंसर डी ही होगा, ठीक है। आपको ना कुछ कुछ मतलब आपको एक तरीके से कुछ हिंट्स दे दिए जाते हैं पहले ही क्वेश्चन में। अब देखो आठवां प्रश्न जो है, इसमें आपको क्या करना है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको एक असर्शन दी जाएगी और एक रीजन दिया जाएगा, आपको बताना है कौन सा असर्शन या कौन सा रीजन सही है। असर्शन दोनों सही हैं, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ठीक है, तो वो उस तरीके से आपको बताना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से कोई 2 आपको करने हैं। तो पहला आपसे कह रहा है, असर्शन पहला है, इन एमएस वर्ड 2007, यानी कि एमएस वर्ड 2007 में एंटायर डॉक्यूमेंट कैन बी सिलेक्टेड बाय आइदर चूजिंग एडिट एंड देन सिलेक्ट ऑल कमांड ऑन द मेन्यू बार और बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ए कीज टुगेदर। तो अगर हम देखें, तो अगर आपको एमएस वर्ड 2007 की अगर बात करते हैं, तो वहां पर आप एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके या तो सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है, या फिर आप कंट्रोल प्लस ए दबा सकते हैं, तो आपका सारा जितनी भी आपके मतलब जितना भी आपका टेक्स्ट वगैरह है सब कुछ इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन में आपसे बोला गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए कीज आर प्लेस टुगेदर टू डी सिलेक्ट द सिलेक्टेड पार्ट।
कह रहा है कि अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए इन तीनों कीज को एक साथ दबाते हो तो आपका सिलेक्ट किया भाग डी सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर इसके लिए आपका डी सिलेक्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, ये अगर आप दबाते हो तो डी सिलेक्ट होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाने से डी सिलेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर है हमारा। ए और आर दोनों सही है, नहीं ये तो नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है, नहीं ये भी नहीं होगा। ए सही है पर आर गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है। पहले आपको दोनों ये आपकी स्टेटमेंट जो दी हुई है उनको पढ़ना है, आपको देखना है कौन से में सही बात बोली गई है, कौन से में गलत बात बोली गई है, या फिर हो सकता है दोनों में सही बातें हों, या फिर हो सकता है दोनों में ही गलत बात बताई गई हो। तो आपको फिर उस हिसाब से इन ऑप्शंस में से सही वाले को करेक्ट करके लिखना है। पेपर में आप जैसे लिखोगे, जैसे हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 8, ये लाइन छोड़ देना, फिर आप लिखो आंसर 8, और मैंने जैसे फर्स्ट वाले का आंसर दिया है तो फर्स्ट वाले का हमारा क्या आंसर है, सी। जरूरी नहीं आप पूरा ये लिखो ए सही है पर आर गलत है, तो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इसी में है सेकंड, मैंने आपको बताया 4 है इसमें, कोई भी 2 करने हैं। असर्शन में बोला गया है द कंट्रोल प्लस जेड कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS वर्ड इज यूज्ड टू अनडू द लास्ट एक्शन इंक्लूडिंग द इंसर्शन ऑफ बुलेट्स और नंबरिंग। कह रहा है कि अगर आप कंट्रोल प्लस जेड को दबाते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट है ये हमारा कंट्रोल प्लस जेड, जिससे कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग करी थी, अगर मैं कंट्रोल प्लस जेड अब दबा देती हूँ तो वो चीज़ जो मैंने अभी जस्ट अभी की हुई है वो पीछे जैसे थी वो वैसी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है क्या कंट्रोल प्लस जेड कीबोर्ड शॉर्टकट दबाने से पिछला कार्य अनडू करने के लिए, मतलब बिल्कुल वैसा ही जैसा वो था वो करने के लिए, जिसमें कि हमें बुलेट और नंबरिंग को भी हम वैसा ही कर सकते हैं, तो वो शामिल है, तो ये बिल्कुल शामिल है, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम इसी का रीजन देखें, कंट्रोल प्लस जेड इन MS वर्ड इज द अनडू कमांड अलाउइंग users to revert the document to its previous state including the removal of recently added bullets or numbering। तो ये फिर इसी लाइन को इसने थोड़ा बड़ा करके बता दिया कि अगर हम कंट्रोल प्लस जेड को दबाते हैं तो ये कंडू कमांड है। ठीक है, जो यूजर्स को दस्तावेज वापस पूर्ववत अवस्था में लाने में मदद करता है, तो जैसा हमने डॉक्यूमेंट हमारा पहले था वैसा डॉक्यूमेंट हमारा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही इसमें सही हैं। और अगर हम देखें तो ये जो असर्शन है ये बिल्कुल सही रीजन बताया गया है इसका, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या होगा इसका आंसर, यहाँ से देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही सटीक वर्णन है ना, ये भी सही है। और इसको अगर देखें तो इसको थोड़ा और बढ़ा के बात यहाँ पर बताई गई है रीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगर इनमें देखोगे तो जैसे ए सही है पर आर गलत है, तो ये तो नहीं है, दोनों ही सही हैं। ए सही, ए गलत है पर आर सही है, तो ये भी नहीं होगा। ए और आर दोनों गलत है, ये भी नहीं होगा। ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए का सटीक वर्णन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सटीक वर्णन दिखा रहा है इसका, है ना। अब अगर इस पे थर्ड वाला देखें तो इसमें असर्शन दी गई है हेडर्स एंड फुटर्स इन MS वर्ड कैन ओनली बी अप्लाइड टू द फर्स्ट पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। देखो हेडर्स और फुटर्स क्या होते हैं पहले तो ये समझो, जैसे कि अगर आप इस पेपर में देखोगे तो यहाँ पर देखो ये दिया गया है, इसको आप कहते हैं फुटर, फुटर्स। ठीक है, फुटर्स में आपका पेज नंबर आता है, जैसे ये बारकोड यहाँ पे कंटिन्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका सेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फुटर होता है जो पेज के एंड में आता है। और अगर हम हेडर की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर अगर ये लिखा होता पेपर है, ये कौन सा पेपर है, ठीक है, डाटा एंट्री लिखा होता है, जो पेज के स्टार्टिंग में आता है उसको हम बोलते हैं हेडर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर पेपर का नंबर लिखा होता है कि ये कौन सा पेज नंबर है, तो उसको हम हेडर फुटर बोलते हैं। ठीक है, समझ आया, हेडर आपका पेज के आपका टॉप पे होता है और फुटर आपका पेज के बॉटम पे होता है, बिल्कुल लास्ट पे होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि MS वर्ड में हेडर और फुटर को हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हेडर तो नहीं पर फुटर आपके हर एक पेज पे आपको मिलेगा, तो क्या इसको सिर्फ और सिर्फ
फर्स्ट पेज पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। इसको करने का तरीका देखो, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आएगा ही, इसी तरीके का पैटर्न आएगा सेम, तो आपको क्या करना है, आपको इन सेंटेंसेस को पहले तो आराम से पढ़ना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि क्या इसमें बात जो बोली गई है वो सही है या गलत है। जैसे यहाँ पर ये गलत बात बोली गई है, अब आप इसकी रीजन को पढ़ो। रीजन क्या दिया हुआ है, हेडर्स एंड फुटर्स इन एमएस वर्ड कैन बी सेट टू अप्लाई टू द फर्स्ट पेज, ऑल पेजेस, ऑड पेजेस, इवन पेजेस और अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पेजेस। तो ये देखो यहाँ पर कह रहा है कि हेडर्स, एमएस वर्ड में हेडर और फुटर को हम पहले पेज पे भी लगा सकते हैं, सभी पेज पे भी लगा सकते हैं, ऑड पेज पे भी, इवन पेज पे भी, या पेजों की किसी एक खास रेंज में भी अप्लाई करने के लिए सेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। यहाँ पर बोला गया था कि सिर्फ हम पहले पेज पे लगा सकते हैं, तो ये इसीलिए फॉल्स है। अगर यहाँ पे होता कि हम हेडर और फुटर को पहले पेज पे लगा सकते हैं, केवल नहीं होता ना, ओनली नहीं होता, तो ये भी ठीक होता, लेकिन यहाँ पर केवल दे दिया कि सिर्फ पहले पेज पे लगाएंगे, तो ये इसीलिए गलत हो जाता है। और यहाँ पर ये ट्रू है, तो हमारा पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी ए गलत है और आर सही है। तो ऐसा ढूंढो जहां पर ए गलत और आर सही हो। ऑप्शन में ए गलत है पर आर सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए गलत आर सही। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ की बात करें तो सेम वही असर्शन और रीजन दिया हुआ है। इन एमएस वर्ड 2007 लेटर लीगल A4 आर द ऑप्शन अवेलेबल अंडर पेपर साइज इन द पेज लेआउट टैब। अगर आप देखो जैसे यहाँ पर, तो ये जो पेज लेआउट टैब है यहाँ पर, इसमें एक आपको दिया जाता है पेपर सेटअप का ऑप्शन, ठीक है। साइज पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर लेटर, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव कि हमें किस तरीके का, जैसे अभी मैंने लेटर पे ये जो है डिफॉल्ट हमारा लेटर पे ही रहता है, अगर हम टैबलॉइड पे कर दे तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ठीक है। लीगल पे कर दे तो ये जो है पेज सेटअप चेंज हो जाएगा, और एग्जीक्यूटिव पे कर दे तो और वो पेज सेटअप चेंज हो जाता है, A3 A4। तो ये सारे जो साइज होते हैं ना, कह रहा है कि 2007 में लेटर लीगल A4 ये जो ऑप्शंस है ये हमारे पेपर साइज में पेज लेआउट टैब में होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट अगर देखें, इन एमएस वर्ड 2007 देयर इज नो डिफॉल्ट सेटिंग फॉर पेपर साइज ऑप्शन, तो ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एमएस वर्ड 2007 खोलते हैं तो उसमें हमारे पास एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है जो होता है 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस, जो लेटर का होता है। अगर आप ये पूरा खोलोगे ना, मतलब स्टार्टिंग से अगर आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर आपको यही वाली डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि कोई डिफॉल्ट सेटिंग नहीं होती, ठीक है, हमें पहले चूज करना पड़ेगा, तो इसलिए ये फॉल्स है और ये ट्रू है। अब आपको ढूंढना है ए सही और आर गलत, ए सही है पर आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करने, हालांकि आपको कोई 2 करने थे पर मैंने आपको चारों के 4 करवा दिए ताकि बेहतर आपको समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको स्टेट ट्रू और फॉल्स, कोई भी 2 ट्रू या फॉल्स करने हैं, 2 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हेडर्स एंड फुटर्स इन वर्ड आर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन लाइक पेज नंबर, डॉक्यूमेंट टाइटल और डेट्स एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच पेज। यानी अभी मैंने क्या आपको बताया था, हेडर और फुटर, यहाँ पर कह रहा है कि इसका प्रयोग, हेडर और फुटर का प्रयोग पेज नंबर, दस्तावेज का शीर्षक, तारीख, इन जैसी सूचनाओं को प्रत्येक पेज के टॉप और बॉटम पर डिस्प्ले करने के लिए होता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था ना कि पेज नंबर अगर हमें ऊपर डालना है या नीचे डालना है तो हम इसका हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर हमें दस्तावेज का शीर्षक डालना है, टाइटल डालना है, जैसे यहाँ पर हम टाइटल डाल सकते हैं डाटा एंट्री, ठीक है, टॉप पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेडर बोलेंगे, तो ये होता है इसीलिए हेडर फुटर, तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही। अगर नेक्स्ट की बात करें, एडिंग शेडिंग टू अ पैराग्राफ ऑटोमेटिकली चेंजेस इट्स फॉन्ट कलर। अगर आप पैराग्राफ में शेडिंग जोड़ते हैं तो इसका फॉन्ट कलर बदल जाएगा। अगर आप किसी भी पैराग्राफ में शेडिंग जोड़ते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की शेडिंग आप यहाँ पर जोड़ते हैं तो इसका जो ये है आपका, जो इसका आप क्या कह सकते हैं, जो इसका कलर होगा वो चेंज हो जाएगा पैराग्राफ में, अगर आप शेडिंग जोड़ते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, नहीं होता ऐसा। अगर आप शेडिंग जोड़ते हैं तो ये कलर जो है फॉन्ट कलर वो चेंज नहीं होगा। शेडिंग
का मतलब होता है पीछे बैकग्राउंड का वो, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉलम्स फीचर इन MS वर्ड 2007 अलाउज यू टू क्रिएट ओनली 2 कॉलम्स पर पेज। कह रहा है कि अगर आप MS वर्ड 2007 का कॉलम फीचर आपको प्रति पेज केवल 2 कॉलम बनाने की अनुमति देता है, तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है ये, क्योंकि जो कॉलम फीचर है MS वर्ड 2007 का, ये हमें टोटल 63 कॉलम बनाने की अनुमति देता है, ठीक है। इससे हम कितने कॉलम बना सकते हैं? 63। लेकिन अगर आप 64th कॉलम बनाने लगेंगे तो आपको एक जो है ड्रॉप आउट मिलेगा या आपको एक ड्रॉप बॉक्स मिलेगा जिसमें कि वो कहेगा कि आप जो आपके कॉलम है वो ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन यू आर टाइपिंग अलोंग एंड रीच द बॉटम ऑफ अ पेज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, अ पेज ब्रेक विल बी इंसर्टेड ऑटोमेटिकली। कह रहा है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप टाइप करते करते पेज के नीचे तक पहुंचते हैं तब एक पेज ब्रेक ऑटोमेटिक रूप से इंसर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और हम टाइप करते करते इसके पेज के नीचे तक पहुंच गए, अभी यहाँ पर सिर्फ एक पेज था, ठीक है, टाइप करते करते हम बिल्कुल नीचे तक जा रहे हैं इसमें, तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली नया पेज खोल देता है आपके लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पेज ब्रेक बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही होगा, मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए और इजी हो, ठीक है, तो इसीलिए ये बिल्कुल सही होगा, ट्रू होगा। अगर आपको वैसे पेज ब्रेक करना है, ठीक है, तो उसकी एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि पेज ब्रेक के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। इसमें कोई भी 2 आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जिसमें आपसे बेसिकली शॉर्टकट कीज पूछी गई हैं, 2 नंबर का है। शॉर्टकट कीज इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक, अभी अभी कमेंट में मैंने आपसे पूछा था, अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं पेज ब्रेक को तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे कि अभी हम यहाँ पर अगर देखें तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक पेज ब्रेक डालना है नया, तो मैं कंट्रोल प्लस एंटर अगर प्रेस करती हूँ तो डायरेक्टली मैं नया पेज ब्रेक या नया पेज यहाँ पर ला सकती हूँ, ठीक है। शॉर्टकट की फॉर स्टार्टिंग प्रिंट प्रीव्यू, अगर मुझे प्रिंट प्रीव्यू की शुरुआत करनी है तो उसके लिए हमें क्या शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 अगर मुझे प्रिंट प्रीव्यू लाना है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कंट्रोल प्लस में F2 दबा रही हूँ तो इस तरीके से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 याद रखना। शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग अ फाइल, अगर हमें कोई फाइल को क्लोज करना है तो उसकी क्या शॉर्टकट की होगी? कंट्रोल प्लस W दबा सकते हो या फिर कंट्रोल प्लस F4 दबा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं देखूं तो कंट्रोल प्लस W अगर दबाती हूँ तो देखो आपसे क्या बोल रहा है, वांट टू से, देखो जब भी आप किसी भी फाइल को क्लोज करते हो ना तो आपसे वहां पर आपको पता होगा सेव या डोंट सेव। अगर वो फाइल सेव नहीं है तो आपसे बोलेगा कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पे क्लिक करो। अभी हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं क्योंकि मुझे समझाना था आपको। कंट्रोल प्लस W अगर आप दबाओगे तो आप किसी भी फाइल को क्लोज कर सकते हो, या कंट्रोल प्लस F4 से भी आप सेम काम कर सकते हो। अगला है आपका लास्ट, इसमें शॉर्टकट की फॉर मेकिंग द टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड, यानी किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में डालने के लिए। जैसे ये हमारा ये हमारी राइट साइड होती है, ये हमारी लेफ्ट साइड होती है। किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए आपको कौन सी की दबानी पड़ेगी? पहले मैं आंसर बता देती हूँ, कंट्रोल प्लस L दबाना पड़ेगा आपको, तब आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर आप कंट्रोल प्लस L दबा देते हो, ये ऑलरेडी ये लेफ्ट में है। अगर आप कंट्रोल प्लस R दबाते हो तो राइट में जाएगा, कंट्रोल प्लस L दबाते हो तो लेफ्ट में जाएगा, और कंट्रोल प्लस E दबाओगे ना तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस J दबाने से क्या होता है, वो जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड से सेम वो लाइंस आ जाती हैं, ठीक है।
क्या क्या हमने सीखा, कंट्रोल प्लस आर दबाने से हमारा राइट में जाएगा, कंट्रोल प्लस एल दबाने से लेफ्ट में जाएगा, कंट्रोल प्लस ई दबाने से सेंटर में आएगा और कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई हो जाता है। और यही सेम चीज़ है आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से आप जो है लेफ्ट में कर सकते हो उसको, यहाँ से सेंटर में, यहाँ से राइट में और यहाँ से जस्टिफाई उसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया, उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 11th question. You need to create a list of steps for a recipe. Dash list type would be most appropriate for this purpose. यानी कि आपको ना एक रेसिपी बनानी है, मतलब एक रेसिपी आपको क्रिएट करनी है, सूची तैयार करनी है स्टेप्स के लिए। इस उद्देश्य के लिए कौन सी लिस्ट टाइप का प्रयोग सबसे सही रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुलेट एंड नंबरिंग। वैसे इसका आंसर बुलेट्स आप नहीं डालेंगे, आप लिख सकते हैं नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग लिस्ट टाइप जो है वो आपकी सबसे बेस्ट रहती है, जो आपकी कहाँ होती है, ये आपकी होती है इंसर्ट, नहीं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो न्यू लिस्ट है, आप यहाँ से डाल सकते हैं, न्यू लेवल नंबर डाल सकते हैं। ये आपकी होती है बुलेट लिस्ट होती है, ये आपकी होती है नंबर लिस्ट होती है, ये आपकी कौन सी होती है, ये आपकी होती है जो भी आपको अगर हेडिंग वगैरह डालनी है तो इसके लिए, जैसे मैं अगर यहाँ पे ये डालूँ तो यहाँ पर फिर आपकी लिस्ट आ जाएगी। अगर हम एंटर करते हैं तो वो सेम चीज़ इस तरीके से फिर आप स्टेप्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग लिस्ट जो होती है वो आपकी होती है एक लिस्ट टाइप है, जिससे कि आप रेसिपी अगर आप तैयार करें तो ये लिस्ट टाइप परफेक्ट रहेगी। नेक्स्ट है आपका डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू मूव द पॉइंटर एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट्स विद द पेन। एक इनपुट डिवाइस ऐसा कौन सा है जिसका प्रयोग पॉइंटर को मूव करने और डिस्प्ले स्क्रीन पर पेन की सहायता से सीधे ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करके सिलेक्ट करने के लिए होता है? एक नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा इनपुट डिवाइस है हमारा? हमारा इनपुट डिवाइस जो हमें मदद करता है वो है माउस, अ माउस। ठीक है, अब माउस जो है वो ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से, अब ये देखो ये पॉइंटर इधर उधर मैं किसकी वजह से कर पा रही हूँ? माउस की वजह से। ठीक है, माउस की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को पेन की मदद से। नेक्स्ट है सिंगल स्पेसिंग इन अ पैराग्राफ कॉजेज डैश लाइन स्पेसिंग। एक नंबर का है, कह रहा है कि अगर आप सिंगल स्पेसिंग की बात करें पैराग्राफ में, सिंगल स्पेसिंग से आप कितनी लाइन स्पेसिंग बना सकते हैं? तो 18 पॉइंट लाइन स्पेसिंग बना सकते हैं। सी इसका आंसर है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 14th, विच फंक्शन इन MS Excel वुड यू यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स? एक नंबर का है, कौन सा फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे या यूज करेंगे अगर आपको रेंज का औसत निकालना है? औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो इसके लिए फंक्शन आप यूज करते हैं इक्वल टू। एक्सेल फॉर्मूला अगर आप कभी भी आंसर में लिख रहे हैं तो आप स्टार्ट करेंगे इक्वल टू से। जैसे अगर हमें एवरेज वाला फॉर्मूला लिखना है तो AVERAGE, इसको आप कैपिटल में लिखेंगे जो आपको यहाँ दिया गया है। फिर उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए A1 से लेके मुझे A5 तक निकालना है, तो आप फिर इस फॉर्मूले का मतलब इसका पूरे एक आंसर ही ये है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है कि आपको इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन A1 टू A5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी एवरेज निकल जाएगी। नेक्स्ट है विच फंक्शन इन MS Excel वुड यू यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ अ रेंज ऑफ नंबर्स? अगर आपको एक सम निकालना है किसी रेंज ऑफ नंबर्स का तो आप कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? इक्वल टू सम करके SUM A1 टू A5। ठीक है, ऐसे आप अगर कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका जो है सम निकल आएगा। ठीक है, सिंपल है, आपको ये देखना है सम यहाँ पर पूछा है तो सम लिख दो, एवरेज पूछा है तो एवरेज लिख दो, इक्वल आगे लगा देना और फिर ब्रैकेट में इस तरीके से आप लिख सकते हो। A1 लिख सकते हो, A1 से A5, B1 से B10 लिख सकते हो, कि कोई भी आप तो पीछे तो कोई भी नंबर लिख देना, बस आपको ये लिखना है कि A है, B है, C है और वही लाइन तक आपको आगे भी लिखना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है गिव द कीबोर्ड शॉर्टकट दैट कैन बी यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट सेंटर अलाइंड। अभी अभी क्या है ना, टेक्स्ट को अगर हमें सेंटर में अलाइन करना है, सेंटर में जो है बीचों बीच लाना है, तो हमें कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लेना पड़ेगा? कमेंट में बताओगे, कमेंट में बताओगे, पता भी मुझे चले ना कितने बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 16th, नेम द टैब विच अलाउज यू टू एडजस्ट पेज मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड साइज इन MS वर्ड। ऐसा कौन सा टैब होता है जिससे आप MS वर्ड में पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज एडजस्ट करने की अनुमति आपको उससे मिलती है? बताओ। तो ऐसा टैब होता है पेज लेआउट टैब। ठीक है, पेज लेआउट टैब जो है, जो आप यहाँ पर देख पाओगे, कहाँ पर? जिसमें आप पेज मार्जिन वगैरह, ओरिएंटेशन वगैरह कर सकते हो। हाँ सॉरी, ये रहा ना पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में आप यहाँ पर देखो, मार्जिन भी आपको दिखाई देते हैं अलग अलग। ठीक है, ओरिएंटेशन भी आपको दिखाई देते हैं, पोर्ट्रेट पे डालना है, लैंडस्केप पे, साइज भी आप कर सकते हो और कॉलम्स वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो पेज लेआउट टैब होता है हमारा। नेक्स्ट, इसी में और करके दिया हुआ है, ये नहीं आ रहा तो आप ये एक बार कर लो। नेम द टैब विच अलाउज यू टू मूव और कट टेक्स्ट इन MS वर्ड। हमारा कौन सा ऐसा टैब होता है जिससे हम MS वर्ड में मूव कर सकते हैं या कट कर सकते हैं? वो होता है हमारा होम टैब। होम टैब में भी एडिटिंग टैब। ठीक है, एडिटिंग रिबन। यहाँ पर देखो, होम टैब पर अगर आप जाओगे तो आप कोई भी, अगर आपको चीज़ को कट करना है, जैसे यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और मुझे अगर इसको सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट पेन, सिलेक्शन पेन में जाके मुझे इसको कट करना है या फिर हमें रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं एडिटिंग टैब में। ठीक है, चलिए जी। या फिर आप यहाँ से देखो, क्लिपबोर्ड में भी आप कट कर सकते हैं इसको। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट में आप पेस्ट कर सकते हैं उसको। Ctrl+Z दबाओगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th, नेम द टैब एंड द ग्रुप वेयर यू कैन फाइंड ऑप्शंस फॉर प्रोटेक्टिंग वर्कशीट्स एंड वर्कबुक्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में ऐसा कौन सा टैब होता है जहां पर आप ऑप्शन फाइंड करते हो अपनी वर्कशीट को, अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने का? तो MS एक्सेल में आपका होता है रिव्यू टैब। ठीक है, रिव्यू टैब होता है जहां से आप अपनी वर्कशीट को या वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखो जैसे ये आपकी है, यहाँ पर आप देखोगे अभी हम होम टैब में हैं। अगर आप रिव्यू टैब पे जाते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है, प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन। यहाँ से आप लॉक कर सकते हो अपने सेल को, अनलॉक कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो सेल्स को, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर एक पासवर्ड आप डाल सकते हो टू अनप्रोटेक्ट शीट। जैसे अभी तो प्रोटेक्ट हो जाएगी शीट, लेकिन बाद में अगर आपको अनप्रोटेक्ट करनी है तो आप यहाँ से पासवर्ड डालोगे जो आप सिर्फ आप खोल सकते हो। अच्छा, ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें प्रोटेक्ट करने की शीट को? तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है प्रोटेक्ट करने की शीट को? ताकि कोई और हमारी उस शीट को देख ना सके या एडिट ना कर सके। ठीक है, अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऑफिस के वर्क हमारी एक्सेल पे होते हैं, तो एक्सेल ऐसी हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और अगर किसी बच्चा है आपके घर में, तो आपके ऑफिस का काम अगर एक्सेल में आपने किया हुआ है तो वो चीज़ें कोई दूसरा बच्चा या कोई दूसरा मेंबर आपके घर का खराब ना करे। ठीक है, और आपकी मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए शीट को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अनप्रोटेक्ट भी आपके द्वारा किया जा सकता है बाय हैविंग एन पासवर्ड। ठीक है, उसके लिए एक पासवर्ड अगर आप रख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है। अभी तक हमने देखा था आपका आ रहे थे एक मार्क्स के। ठीक है, जिसमें कि आपका ज़्यादातर MCQ वाले क्वेश्चन भी थे।
ठीक है, और एक एक मार्क्स के बहुत शॉर्ट वाले क्वेश्चन थे। अब आपके आते हैं हमारे सेक्शन बी में 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें कि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अभी तक तो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप देखा, अब आपके सब्जेक्टिव टाइप है जिसमें हमें समराइज करके लिखना पड़ेगा। 18 क्वेश्चन आपका है 2 नंबर का। डिफरेंस बताना है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विद एग्जांपल। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर गिव्स पाथ टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू रन, यानी कि ये जो है ना, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलानी है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको एक रास्ता देता है। ठीक है, एक मतलब एक पाथ देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क मतलब परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसको बिल्ड किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस के लिए होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। यहाँ पर हमारी लो लैंग्वेज होती है और यहाँ पर हमारी हाई लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये वाले में प्रोग्रामिंग जो है कॉम्प्लेक्स होती है अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो, और यहाँ पर प्रोग्रामिंग सिंपल होती है अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर से कंपेयर करें तो। ये हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और ये हार्डवेयर को कंसिडरेट नहीं करता है, ये जो है मतलब इंटरेक्ट नहीं करता डायरेक्टली हार्डवेयर से। मैन्युफैक्चरर इसको इंस्टॉल करते हैं और ये यूजर्स के द्वारा इंस्टॉल होता है। ये बैकग्राउंड में काम करता है, ये फोर फ्रंट मतलब सामने काम करता है। आपने देखा होगा ना, जब भी आप सिस्टम को चलाते हैं तो उसमें आपको एप्लीकेशंस भी दिखाई देते हैं। ठीक है, सिस्टम अभी आप जो भी देख पा रहे हो वो एक एप्लीकेशन के थ्रू देख पा रहे हो। ठीक है, और जो सिस्टम इसके अंदर काम कर रहा है उसको आप देख नहीं सकते, वो बैकग्राउंड में काम कर रहा है। ये एक पैकेज प्रोग्राम है और ये आपका क्लाइंट सर्वर के लिए होता है। जैसे आपको मैं अभी पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है, तो वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कर पा रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर पे जो भी सारे ये एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर रहे हैं वो सारे कहाँ हो रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। इसका देखो एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, और इसके एग्जांपल होते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये इसके एग्जांपल हैं। अब इसी में और करके दिया हुआ है कि लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस को बीच का डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल। मैंने यहाँ पर काफी सारे डिफरेंस बता दिए, आप कोई भी 2 या 3 बता दोगे तो भी चल जाएगा। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज में ना कोई हार्डवेयर नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में आपको जरूरत होती है हार्डवेयर नॉलेज की। नेक्स्ट है इसके, अगर हम देखें कौन सी आसान है सीखने में, तो हाई लेवल लैंग्वेज इजी होती है सीखने में भी और समझने में भी, लेकिन लो लैंग्वेज जो होती है वो हमारी डिफिकल्ट होती है सीखने में और समझने में। परफॉर्मेंस हमारी हाई लेवल की स्लो होती है और लो लेवल की फास्ट होती है हाई लेवल से। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा ये तो मतलब हमने जो सोचा उसका उल्टा है, तो यही तो खेल है ना। आप क्या करते हो पेपर में, हाई लेवल को क्या बोल, आप अगर मतलब आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो आप बोलोगे हाई लेवल समझ में कम आती है, लो लेवल ज्यादा समझ में आती, तो ये चीजें ना उल्टी करने की वजह से तो बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है। अच्छे से समझो, हाई लेवल है तो कम समझ आए, वो ज्यादा समझ आएगी, लो लेवल है तो जल्दी समझ आ जाए, हाई लेवल है तो जल्दी समझ आएगी और लो लेवल है तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको समझना। हाई लेवल पे लो परफॉर्मेंस है और लो लेवल पे हमारी फास्ट परफॉर्मेंस है। एग्जाम्पल देखो, हाई लेवल के सी प्लस प्लस, बेसिक और जावा। लो लेवल पे आपकी मशीन लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज आती है, इसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है और लो लेवल में ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर देखें तो ये HLL प्रोग्राम्स जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में ये स्लो होते हैं और ये लो लेवल में फास्ट होते हैं। ठीक है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसको हम अलाउ कर सकते हैं, अब ये ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन अलाउ कर सकती है, ये मतलब कम नेग्लिजिबल एक्सट्रैक्शन, बहुत कम
नेग्लिजिबल एक्सट्रैक्शन ये अलाउ करती है। नेक्स्ट है इसमें कुछ फैसिलिटीज, मैनी फैसिलिटीज नॉट प्रोवाइडेड एट हार्डवेयर लेवल। हार्डवेयर लेवल पे इसमें काफी फैसिलिटीज इसमें नहीं मिलती हैं, और यहाँ पे सपोर्टिंग राइटम जो प्रोग्राम होता है हार्डवेयर लेवल का वो मिल जाता है। यहाँ पे ज्यादा मेमोरी यूज होती है और यहाँ पे कम मेमोरी यूज होती है लो लेवल में, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, explain the difference between save as file and save as web page in PowerPoint। आपने देखा होगा जब आप पावर पॉइंट पे एक फाइल को सेव करते हैं तो वहां पर एक सेव एज फाइल का ऑप्शन आता है और एक सेव एज वेब पेज का ऑप्शन आता है, तो इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। तो देखो पावर पॉइंट की बात करें तो सेव एज फाइल अलाउज यू टू सेव योर प्रेजेंटेशन इन इट्स नेटिव पावर पॉइंट फॉर्मेट यानी .pptx। ये क्या है, ये एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट का, आ सकता है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है, .pptx, ठीक है। वर्ड का है .doc और पीडीएफ फाइल का .pdf होता है। काफी सारे एक्सटेंशन आपको याद होने चाहिए, एक तो पावर पॉइंट का तो याद होनी चाहिए, इसका भी, वर्ड का भी और पीडीएफ का भी याद होना चाहिए। अच्छा, नोट पैड जो होता है उसका क्या एक्सटेंशन होता है मुझे आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। नोट पैड पे अगर आप कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसका क्या एक्सटेंशन होता है जब आप उसको सेव करते हो। तो ये जो है ना सेव एज फाइल, तो वो ओरिजिनल एक पावर पॉइंट फॉर्मेट के उसमें पीपीटी के उसमें उसको सेव करता है, विच कैन बी ओपन्ड एंड एडिटेड फुल्ली विद इन द पावर पॉइंट प्रोग्राम, जिसको हम पावर पॉइंट प्रोग्राम के भीतर पूरी तरह से खोल सकते हैं और संपादित कर सकते हैं, मतलब चेंज और एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेव एज वेब पेज करते हैं तो ये आपकी एक प्रेजेंटेशन को वेब पेज फॉर्मेट में यानी HTML फॉर्मेट में सेव करता है, जिससे कि आप इसको सिर्फ वेब ब्राउजर पर देख सकते हो, और ये काफ़ी लिमिटेशंस भी लगा देता है, जैसे आप इसमें फिर दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते, और इसके अलावा आपको जब आप इसको खोलोगे ना .html करके तो फिर आपको कोई पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो हिंदी में वेब पेज के रूप में सहेजे, इसकी जो प्रस्तुति है वो वेब पेज प्रारूप .html में प्रवर्तित करता है और इससे हम वेब ब्राउजर पर ही देख सकते हैं। ये काफ़ी सीमाओं के साथ आता है, जैसे हम इसको बाद में फिर एडिट नहीं कर सकते। देखो अगर हम सेव एज फाइल करते हैं तो हम इसको बाद में एडिट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में सेव होती है, लेकिन अगर हम इसको सेव एज वेब पेज करते हैं तो ये हमारी एक HTML पेज के रूप में सेव होती है, और फिर हम इसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एडिट कर पाएंगे और यहाँ पर नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेन डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज। जब आप मेल मर्ज में मुख्य दस्तावेज जो है उसका इस्तेमाल करते हो तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके उद्देश्य आपको बताने हैं। मेन डॉक्यूमेंट जो मेल मर्ज का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। जब आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को देखते हो, मतलब मान लीजिए कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट है या कोई एक लेटर है, ठीक है, या एक ईमेल मैसेज है, आपको वही ईमेल मैसेज, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो मान लो, और आपके काफ़ी सारे टीचर्स आपके स्कूल में काम करते हैं, और आपको एक लेटर, उस लेटर में है कि 3 दिन तक हॉलीडे रहेगी स्कूल में, 3 दिन तक ऑफ है और किसी भी टीचर को नहीं आना है, सबकी छुट्टी है। आप प्रिंसिपल हो, आप ये लेटर सबको टाइप करके ऑनलाइन भेज रहे हो। अब आप अकेले एक जन हो, एक इंसान हो, और आप 20 से 30 आपके टीचर्स आपके स्कूल में काम करते हैं, तो 20 से 30 को अलग अलग टाइप तो करके नहीं भेजोगे ना, भेजोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इस अवस्था में आपका इस्तेमाल होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या करता है, आपने एक लेटर टाइप किया, उसी में आप जो हो अलग अलग ईमेल डाल दोगे, अलग अलग आप जो है नाम डाल दोगे, और वो कुछ चेंजेस करके वो चीजें फिर वही लेटर 20 से 30 लोगों के पास आराम से पहुंचा देगा। इसको हम कहते हैं मेल मर्ज। अब इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वो लेटर जो आपने स्टार्टिंग में टाइप किया था, ठीक है, या वो ईमेल मैसेज जो आपने स्टार्टिंग में टाइप किया था, तो
तो वो जो है वो क्या भूमिका निभाता है, वो डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द बेसिक टेक्स्ट दैट विल बी द सेम इन ऑल ऑफ द आउटपुट डॉक्यूमेंट्स। यानी मेल मर्ज में जो मुख्य दस्तावेज होता है वो दस्तावेज होता है जिसमें मूल पाठ होता है, मतलब बेसिक टेक्स्ट होता है, बेसिक जो आपने स्टार्टिंग में चीजें लिखी थी और जो सभी आउटपुट दस्तावेजों में समान होगा। लेटर में समान चीज तो समान होगी ना, कि कल 3 दिन तक सभी का हॉलीडे रहेगा या ऑफ रहेगा। वहां पर नाम हो सकते हैं अलग अलग, जैसे रेनू मैम, सीमा मैम, इस तरीके से, ठीक है, लेकिन जो कंटेंट है उसका वो सेम जाएगा सभी के पास। The purpose of the main document is to provide the foundation for personalized document that are generated using mail merge। यानी मुख्य दस्तावेज का उद्देश्य मेल मर्ज का उपयोग करके तैयार किए जाने वाले व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए आधार प्रदान करना है। जितने भी बाकी उस एक लेटर से जितने भी 20-30 लोगों के पास हमें भेजेंगे हम उसको, तो वो जो उसका आधार क्या होगा, जो स्टार्टिंग में हमने लेटर टाइप किया वो, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर प्लॉटर्स एंड वेयर आर दे यूज्ड। प्लॉटर्स क्या होते हैं और इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो प्लॉटर्स कुछ इस तरीके के डिवाइस होते हैं, ये काफी बड़े प्रिंट करते हैं लार्ज स्केल ग्राफिक्स को, ड्राइंग्स को पेपर पे या अदर मीडिया पे, ठीक है। प्लॉटर एक ऐसा उपकरण है जो कागज या अन्य मीडिया पर बड़े पैमाने पे ग्राफिक्स और चित्र प्रिंट करता है। अगर आप प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर जो होता है ना, वो काफी छोटे पैमाने पे या एक प्रॉपर एक पेज होता है उसका, एक प्रॉपर साइज होता है, उस पे वो एक किसी भी ग्राफिक को प्रिंट कर सकता है। लेकिन प्लॉटर वहां पर अगर हम देखें तो बड़े स्केल पे ग्राफिक को या इमेज को या ड्राइंग को प्रिंट करके देता है, ठीक है। दे आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, ये काफी बड़ी बड़ी उद्योगों में जो है इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, प्रिंटिंग में या साइन मेकिंग में, ठीक है। वास्तुकला, मुद्रण, साइन मेकिंग, इंजीनियरिंग, इनमें इसका इस्तेमाल होता है। और कुछ कॉमन यूजेस मैंने यहाँ पर बताए हैं। सबसे पहला है इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। प्लॉटर्स आर यूज टू क्रिएट टेक्निकल ड्राइंग्स एंड ब्लूप्रिंट्स। अगर हम इंजीनियरिंग और वास्तुकला में देखो तो ये तकनीकी चित्र या ब्लूप्रिंट बनाकर हमें दे सकता है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड साइन मेकिंग। प्लॉटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस बैनर्स, डेकल्स एंड अदर लार्ज फॉर्मेट प्रिंट्स, ठीक है। मुद्रण और साइन मेकिंग में इसका इस्तेमाल देखें तो ये हमें काफी बड़े बड़े बैनर बनाकर दे सकता है, डेकल्स या फिर कोई बड़े प्रारूप वाले प्रिंट बनाकर हमें दे सकता है। मार्केटिंग या आर्ट में देखें तो प्लॉटर्स जो हैं ये हमें मार्केटिंग और आर्ट में भी देखने को मिलते हैं, या विपणन और कला में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, राइट स्टेप्स टू डुप्लीकेट अ स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। 2 नंबर का क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट में आपको स्लाइड को कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं आप, ये आपको बताना है इसमें। तो देखो, डुप्लीकेट अ स्लाइड इन MS पावर पॉइंट, सिलेक्ट द स्लाइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी स्लाइड है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें राइट क्लिक करना है और चूज करना है डुप्लीकेट स्लाइड पे। जैसे ही आप इस पे राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा डुप्लीकेट स्लाइड का, और इस डुप्लीकेट स्लाइड पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो स्लाइड है उसकी सेम डुप्लीकेट स्लाइड नीचे आपकी तैयार हो जाएगी। इसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी होता है, Ctrl+D, ठीक है, जिसे आप दबाएंगे तो सीधा आपकी एक डुप्लीकेट स्लाइड जो है वो तैयार होकर आ जाएगी। देखो, इसके कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। द डुप्लीकेटेड स्लाइड विल अपीयर डायरेक्टली बिलो द ओरिजिनल स्लाइड, रिटेनिंग ऑल फॉर्मेटिंग एंड कंटेंट। जो स्लाइड में चीजें यहाँ लिखी हैं वही सेम चीजें यहाँ लिख कर आएंगी अगर आप डुप्लीकेट करते हैं एक स्लाइड को। और आप जो है बहुत सारी मल्टीपल स्लाइड्स को भी एक के साथ एक राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। आपको टू क्विकली नेविगेट बिटवीन स्लाइड, यूज द स्लाइड थंबनेल पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट विंडो पे एक थंबनेल पेन आपको दिखाई देता है जहां से आप जो है नेविगेट कर सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। और में दिया हुआ है व्हाई डू यू नीड टू हाइड अ स्लाइड। कई बार हम क्या करते हैं, हाइड कर सकते हैं एक स्लाइड को छिपा सकते हैं। आपको उसकी जरूरत क्यों है, किसी भी स्लाइड को छिपाने की जरूरत क्यों पड़ती है, और स्टेप्स भी बताने हैं कि इसको आप कैसे छिपा सकते हैं। तो ये देखो, हमें कई बार स्लाइड्स को
हाइड करने की ज़रूरत पड़ती है इन पावर पॉइंट व्हेन यू वांट टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन योर प्रेजेंटेशन फाइल बट नॉट डिस्प्ले ड्यूरिंग द एक्चुअल स्लाइड फ्लो, like backup data, detailed explanation for specific audience members or contingency plans that might not be needed depending on the situation. कई बार क्या होता है कि हमने अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने लिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक पावर पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने समझने के लिए एक्चुअल स्लाइड शो से हाइड कर रखी हैं, ठीक है। वो आपको नहीं दिखाई देंगी। वो आपको क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि वो मैंने हाइड की हुई हैं ताकि मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन करने में मदद मिल जाए और वो आपको चीज़ें ना दिखाई दें। कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस मेंबर्स को वो चीज़ें डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो ना दिखाई दें, इसीलिए जो है उन्हें हाइड किया जाता है। और उसकी हाइड करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे उस स्लाइड को जिसे आपको जिस भी थंबनेल पेन से आप जो है जिसे आप हाइड करना चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा हाइड स्लाइड का नीचे सबसे, और यहाँ पर आपको हाइड स्लाइड ऑप्शन को जो है कर देंगे आपको प्रेस, तो आपको दिखाई दे जाएगा हाइड स्लाइड जो है वो हाइड हो जाएगी। अनहाइड करना है तो वही सेम व्यू पे जाके आप जो है अनहाइड ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो वहां से आप अनहाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। विजुअल इंडिकेटर अ हिडन स्लाइड विल अपीयर विद अ डायगोनल लाइन थ्रू इट्स स्लाइड नंबर इन द थंबनेल पेन। थंबनेल पेन पर आप जब देखते हो तो आपको एक मतलब एक स्लाइड नंबर जो है वहां पर दिखाई देगा कि ये स्लाइड हाइड है, ठीक है, और ये स्लाइड अनहाइड है। और आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हो हिडन स्लाइड को बाय टाइटल ऑप्शन। अनहाइडिंग अ स्लाइड, अगर आपको अनहाइड करना है तो वहां पर सेम आपको अनहाइड स्लाइड का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करो और आपकी स्लाइड अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 23 question. What are compilers? Why are they needed in computers? What is the program generated by the compiler after translation known as? 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। कंपाइलर किसे कहते हैं, इनकी कंप्यूटर में आवश्यकता क्या है, कंपाइलर द्वारा ट्रांसलेशन के बाद जनरेट हुए एक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर देखो, कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट करता है कोड को, किसी भी एक कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से जो इजी होती है ह्यूमंस के लिए समझनी, हाई लेवल लैंग्वेज से कंपाइलर क्या करता है लो लेवल लैंग्वेज में किसी भी कोड को बदलता है, ठीक है। मान लीजिए एक कोड है, एक कंपाइलेशन एरर आएगा, कंपाइल हो जाएगा और वो फिर लो लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज होती है या फिर आपकी होती है कोड लैंग्वेज, ठीक है, इसमें बदल देता है जो कंप्यूटर समझ सकता है। ह्यूमंस कौन सी लैंग्वेज समझ सकते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमंस के लिए होती है और मशीन लेवल लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर के लिए होती है, तो उसको चेंज करने का काम कंपाइलर का होता है। और जो मतलब ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोग्राम जनरेट होता है कंपाइलर के द्वारा आफ्टर ट्रांसलेशन, इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ये बात याद रखना। ये जो है मशीन कोड वर्जन होता है ओरिजिनल सोर्स कोड का, जो कि कंप्यूटर के द्वारा ही सिर्फ चलाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से हाई लेवल से जब लो लेवल में होता है तो ये जो है ये मतलब सिर्फ और सिर्फ मशीन इसको ऑपरेट कर सकती है, हमारी समझ में नहीं आएगा बाद में। हमें क्या लेवल, हमें सिर्फ हाई लेवल समझ आता है। वाई आर कंपाइलर नीडेड, जो क्यों ज़रूरत होती है, ताकि ह्यूमन रीडेबल कोड बन सके। मतलब आपको पता है लो लेवल लैंग्वेज हमें समझ नहीं आएगी, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज में इसको हमें कन्वर्ट करना है तो कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम उसको समझ सके और पढ़ सके। कंपाइलर जो है वो प्रोग्रामर्स को अलाउ करती हैं कि एक कोड को वो इस लैंग्वेज में राइट कर सकें, इस लैंग्वेज में लिख सकें कि एक नेचुरल लैंग्वेज वो क्लोज हो जाए, उसके मतलब नेचुरल लैंग्वेज तो नहीं बन सकती पर उसके क्लोजर वो पहुंच जाए और उसको इजी समझ में आ पाए, डीबग हो पाए, ठीक है। या फिर मतलब हम उसको डायरेक्ट मशीन कोड में तो नहीं लिख सकते, इसलिए कंपाइलर हमें मदद करता है कि हमें उसे ऐसे कोड में लिखें जो है हमें समझ आए और बाद में फिर वो लो लेवल लैंग्वेज में बदल जाए। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। कंपाइलर जो है वो हमारे कोड को ट्रांसलेट कर सकता है हाई लेवल लैंग्वेज में भी, मशीन कोड में भी, और हमारे जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें भी वो
कर सकता है उसको ट्रांसलेट, ठीक है, इसलिए हमें एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मिलती है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एक वेल डिजाइन कंपाइलर जो है वो हमें जनरेट मशीन कोड करने में, मतलब अगर हमें मशीन कोड जनरेट करना है तो फास्ट मशीन कोड कैसे जनरेट हो, उसमें कम मेमोरी कैसे इस्तेमाल हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो इफेक्टिव बनाता है, तो इसीलिए भी ये काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24th क्वेश्चन। इसमें आपको और में दिया गया है, या तो आप ये वाला करोगे या नीचे वाला। इसमें आपको बताना है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्लाइड्स, हैंडआउट्स एंड नोट्स पेज इन प्रिंट, व्हाट ऑप्शन ऑफ प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन कंटेक्स्ट ऑफ एमएस प्रिंट पावर पॉइंट, ठीक है। तो आपका एक मतलब 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको क्या बताना है। एमएस पावर पॉइंट में प्रिंट डायलॉग बॉक्स में एक विकल्प होता है प्रिंट व्हाट का। तो इसमें आपको 3 तरीके के आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है स्लाइड्स का ऑप्शन, एक होता है हैंडआउट्स का ऑप्शन और एक होता है नोट्स पेज का ऑप्शन। तो इनके क्या उद्देश्य होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमें प्रिंट करनी है कोई भी चीज, तो यहाँ पर आपको प्रिंट व्हाट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जिसमें आप हैंडआउट्स को करना चाहते हो या फिर फुल पेज को, नोट्स पेज को, आउटलाइन को करना चाहते हो, तो वो आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है। देखो, तो अगर हम स्लाइड्स की बात करें तो स्लाइड्स क्या होती हैं, हमें क्या ये वाली स्लाइड्स जो हमें यहाँ पर दी गई हैं इनको हमें प्रिंट करना है, ठीक है। हैंडआउट्स का मतलब होता है, कि वो, जैसे ये हमने यहाँ पर एक स्लाइड बना दी पूरी, यहाँ पर कई सारी स्लाइड्स हैं। अब हमें एक प्रेजेंटेशन इस तरीके से समझानी है तो हम हैंडआउट्स दे सकते हैं आगे जो सामने लोग बैठे हैं, जो प्रेजेंटेशन समझ रहे हैं उनको, ताकि वो प्रेजेंटेशन को समझने में आसानी हो, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो नोट्स पेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक इस तरीके से नोट्स पेजेस ने नोट्स मास्टर हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि जो स्लाइड होती है वो छोटी हो जाती है और वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आप नोट्स लिख सकते हो साथ साथ, जिससे क्या होता है जो बंदा सामने बैठा है वो आराम से वहां पर स्लाइड्स को देखते हुए अपने नोट्स बना सकता है या अपना फीडबैक लिख सकता है सामने वाले बंदा जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसके लिए, ठीक है। अगर हम इन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में देखें तो आपको बताना है, जो स्लाइड्स होती हैं, यहाँ पर देखो, जो स्लाइड्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्लाइड्स हमारी विजुअल एड होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ये हमारी क्या मदद करती हैं, ये हमारी प्रेजेंट करने में मदद करती हैं। क्या प्रेजेंट करने में, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, कोई भी आइडिया प्रेजेंट करना है, ठीक है, या फिर कोई भी सॉल्यूशन लोगों को प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमारी स्लाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो विजुअल एड्स हैं। हैंडआउट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों होता है, इसका क्या पर्पस होता है, तो हैंडआउट्स जो होते हैं ना, ये अलाउ करते हैं किसको, ऑडियंस को, टू रिलैक्स एंड फोकस और एंजॉय द प्रेजेंटेशन। यानी कि उनको पहले से उस प्रेजेंटेशन का एक मुआयना टाइप का मिल गया है और वो आराम से अब अपनी जो ऑडियंस है वो आराम से उस प्रेजेंटेशन को रिलैक्स उसमें या फिर फोकस करके या एंजॉय कर सकते हैं उस प्रेजेंटेशन को। अगर हम बात करें नोट्स पेजेस की या नोट्स पेज की, तो ये क्या करता है, नोट्स पेज ये करता है अलाउ यू टू see a smaller version of your slide। मैंने आपको दिखाया था ना, एक स्मॉलर वर्जन आपको दिखाई देगा, एंड मेक नोट्स ऑफ इट, कि आप आराम से उसके नोट्स बना सकते हो और इस तरीके से एक स्मॉल वर्जन आपको दिखाई देगा जहां पर आप नीचे आपने जो भी आप नोट्स बनाना चाहें वो आराम से बना सकते हो, ठीक है। अगला हम देखें क्वेश्चन।
इसी में आपका आता है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ। देखो अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हो, सेंटेंस केस का, टाइटल केस का और टॉगल केस का। आपको ये एक एमएस पावर पॉइंट जो होता है उसमें चेंज केसेस में आता है कि आप सेंटेंस केस का क्या वो है, ठीक है, टाइटल केस का और टॉगल केस जो होते हैं, केसेस होते हैं आपके अलग अलग। जैसे यहाँ पर भी आपको केसेस देखने को मिलते हैं। ये अगर आप जाओगे यहाँ पर चेंज केस में सेंटेंस केस एक ऑप्शन होता है, जैसे हम मान लीजिए इसको हम करते हैं क्लिक या फिर इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप सेंटेंस केस पे जब आप क्लिक करते हो तो सेंटेंस केस में बेसिकली क्या होता है, इससे आपको समझ आएगा। यहाँ पर अभी सारे के सारे आपके वर्ड जो हैं सारे सारे यहाँ पर स्मॉल में हैं, ठीक है। अगर आप सेंटेंस केस पे करते हो, सेंटेंस में आप क्या करते हो कि पहला वर्ड आपका कैपिटल होता है और बाकी सारे वर्ड आपके होते हैं स्मॉल, ठीक है। लोअर केस में सारे वर्ड स्मॉल आएंगे और अपर केस में सारे वर्ड जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। और ईच कैपिटलाइज ईच वर्ड में अगर आप देखें, यहाँ पर अभी हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि सभी वर्ड्स को जो भी आप जैसे वर्ड्स लिख रहे हो तो उसमें उनका पहला वर्ड कैपिटल हो, ठीक है। टॉगल केस की अगर हम बात करें तो उसमें पहला वर्ड स्मॉल और बाकी वर्ड कैपिटल होंगे। तो ये होते हैं आपके सेंटेंस केस का। आपको समझ आ गया कि यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट जो लेटर है वर्ड का वो कैपिटल होगा और बाकी सारे आपके स्मॉल होंगे, ठीक है। टाइटल केस में आपका बेसिकली जिस तरीके से आप टाइटल लिखते हो वैसा ही होगा, ठीक है। इसको आप टाइटल केस को आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आपका पावर पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सेम इसी तरीके से टॉगल केस देखने को मिलता है, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड देखने को मिलता है, अपर केस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप वही सेम चीज़ है कि किस तरीके से आप टाइटल आप लिखना चाहते हो तो वो केस वहाँ पर इस्तेमाल होता है। टॉगल केस में मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, पहला लेटर जो है वो छोटा करेगा, पहला वर्ड छोटा करेगा लेटर को और बाकी जितने वर्ड हैं उनको जो है कैपिटलाइज करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइटल केस और टॉगल केस और सेंटेंस केस। इनके बारे में देख लो। टाइटल केस इज अ राइटिंग स्टाइल दैट कैपिटलाइजेस मेजर वर्ड्स एंड लीव्स माइनर वर्ड्स लोअर केस। ये क्या होता है, टाइटल केस एक राइटिंग स्टाइल होता है जिससे क्या होता है कि जो मेजर वर्ड है, जो मतलब काफी बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको तो ये कैपिटलाइज करेगा और जो छोटे वर्ड्स होते हैं उनको ये लोअर करेगा, लोअर केस में डाल देगा। ये क्या होता है, ये रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने में या प्रोफेशनलिज्म को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जिससे कि आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आराम से पढ़ पाते हैं। ये टाइटल्स में, हेडिंग्स में या इम्पोर्टेंट टर्म्स में हमारे रेगुलर टेक्स्ट से अलग दिखाता है उनको। टॉगल केस क्या करता है, ये कैपिटलाइजेशन को एक सिलेक्टेड टेक्स्ट के, मैंने आपको बताया ये क्विकली चेंज कर सकता है केस ऑफ टेक्स्ट विदाउट हैविंग टू रीटाइप इट मैनुअली। जैसे पहला वर्ड ये लोअर केस में डाल देगा और बाकी सारे अपर केस में डाल सकता है। तो इस तरीके से सेंटेंस केस क्या करता है, ये पहले लेटर को अपर केस में डालेगा, ठीक है, और बाकी जितने लेटर्स आ रहे हैं उनको फिर इस तरीके से वो लोअर केस में डाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका मेल मर्ज वाला। मेल मर्ज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, राइट डाउन स्टेप्स टू क्रिएट अ डाटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज हेल्पर। मेल मर्ज हेल्पर का इस्तेमाल करके आपको डाटा सोर्स कैसे तैयार करना है उसका स्टेप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आप मेलिंग्स पे जाएंगे, फिर आप सिलेक्ट करेंगे रेसिपिएंट्स, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, देन चूज न्यू सोर्स टू ओपन द डाटा कनेक्शन विजार्ड, choose the type of data source you want to use for the mail merge and then select next. Follow the prompts in the data connection wizard to complete the data connection to the merge document. जैसे ही आप मेल मर्ज पे जैसे यहाँ पर देखो मेल मर्ज आपको मेलिंग्स पे मिलता है, सबसे पहले तो ये समझ लो। जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे स्टार्ट मेल मर्ज, आपको लेटर को मेल मर्ज करना है, ईमेल को करना है, एनवेलप को करना है, तो मान लीजिए मुझे लेटर को करना है तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा रेसिपेंट्स का, सिलेक्ट रेसिपेंट्स का ऑप्शन, ठीक है।
यहाँ से आपको दिखाई देगा यू चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू सोर्स का ऑप्शन, तो न्यू सोर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग सोर्सेज दिखाई दे जाएंगे और उस तरीके से आप डाटा कनेक्शन विजार्ड से आप नेक्स्ट करके जो भी आपको कनेक्शन में जो भी आपको वो दिखा रहा है ऑप्शन, और वहां से आप क्लिक करके आराम से उनको चूज कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू सोर्स पे आप क्लिक करके फिर डाटा विजार्ड कनेक्शन जिस तरीके से भी आपको कह रहा है वहां से आप मर्ज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो यही आपका होता है कि आप किस तरीके से डाटा सोर्स को ऐड कर सकते हैं मेल मर्ज में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेल मर्ज, एक्सप्लेन इट्स यूजेस। मेल मर्ज क्या होता है और इसके क्या यूजेस है। मेल मर्ज एक वर्ड प्रोसेसिंग फीचर होता है जो कि आपको पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल रेसिपिएंट्स के पास भेजने में एज अ मेन डॉक्यूमेंट मदद करता है विद द हेल्प ऑफ डाटा सोर्स। अब मैंने आपको बताया एक इंसान को अगर एक एनवलप या एक डाटा को बहुत सारे इंसानों को या बहुत सारे रेसिपेंट्स को, रेसिपेंट यानी जिसको आपको जो आपके इस डाटा को रिसीव करेंगे उनको भेजना है, मान लीजिए रेसिपेंट्स आपके 100 हैं और 100 रेसिपेंट्स को आपको सेम चीज भेजनी है, तो मेल मर्ज वहां पर काम आता है जिससे कि आप आराम से डाटा सोर्स का इस्तेमाल करके उन रेसिपेंट्स के पास वो डाटा भेज सकते हो। मेन डॉक्यूमेंट इसमें आता है, मेन डॉक्यूमेंट जो बेसिक टेक्स्ट कंटेन करता है जो कि सभी में सेम रहेगा, ठीक है। आउटपुट डॉक्यूमेंट में जो 100 लोगों के पास हम डाटा भेज रहे हैं वो जो मेन डॉक्यूमेंट है वो सबका सेम रहेगा, बेसिक टेक्स्ट वाला। डाटा सोर्स होता है जिसमें कि हम एक लिस्ट चूज करते हैं, एक स्प्रेडशीट चूज कर सकते हैं, डाटाबेस या फिर बाकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम चूज कर सकते हैं। आउटपुट डॉक्यूमेंट इसमें आते हैं जैसे पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट जो कि जनरेट करते हैं हम मेल मर्ज में पर्सनलाइज्ड करके, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से समझाना चाहती हूँ, तो इसके लिए समझो। यहाँ पर हमने यहाँ पर मेलिंग्स पे क्लिक किया, स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे। मान लीजिए मुझे लेटर को वो करना है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट रेसिपेंट, ठीक है। फिलहाल मैंने मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से एक पूरा लेटर टाइप कर दिया, हालांकि मैंने अच्छे से यहाँ पर अभी नहीं किया है। यहाँ पर आप या तो एक न्यू लिस्ट टाइप कर सकते हैं, न्यू लिस्ट टाइप करेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टाइटल लिखना होगा जो भी आप टाइटल लिखना चाहते हैं, फिर उसके बाद फुल नेम लिखना होगा। अच्छा मैं करवा ही देती हूँ ना, फुल नेम लिखना होगा, ठीक है। फुल नेम में आप लिख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फुल नेम में, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट नेम लिखना होगा, नेक्स्ट है यहाँ पर कंपनी का नाम आएगा, फिर एड्रेस लाइन आएगी, फिर उसके बाद एड्रेस लाइन 2 आएगा, फिर सिटी आएगी, सिटी में आप दिल्ली डाल सकते हो, फिर आएगा स्टेट, स्टेट में भी आप दिल्ली डाल सकते हो, ठीक है। जिप कोड वगैरह आएगा जो आपको भरना है, कंट्री आएगी, होम फोन, और फिर आप फोन वगैरह में जो भी आपको नंबर डालना है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। ये आपका नंबर हो जाएगा वर्क फोन का। और ऐसे ही आप ईमेल एड्रेस डालोगे बाद में, ईमेल एड्रेस तो आपको पता है सेम वही रहेगा, ठीक है, gmail.com। और फिर उसके बाद आप जितने भी लोगों को ये सेम चीज़ भेजना चाहते हो उसमें आप उनका नाम डालोगे, ठीक है। फिर आप ये सब डालोगे जो भी आपसे इंफॉर्मेशन पूछी गई है, फिर उसके बाद आप न्यू एंट्री यहाँ से कर सकते हो या डिलीट करनी है आपको कोई एंट्री, तो ये सारे नाम आप डाल के ओके कर दोगे, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से ये मेल मर्ज, मैंने यहाँ पर एक पहले से भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था तो आप इसको यहाँ पर सेव कर सकते हो। एक मिनट, यहाँ से मैंने एक, अगर आपको पहले से आपने एक लिस्ट बनाई हुई है तो आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करोगे, मैंने मेल मर्ज किया हुआ है, आपने वो लिस्ट टाइप कर दी, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो लिस्ट को। यहाँ से फिनिश एंड मर्ज करोगे जैसे ही तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अगर आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को इंडिविजुअली आपको करना है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, यहाँ से आप सेंड कर सकते हो ईमेल एड्रेसेस को। ईमेल एड्रेस पे आपको डालना है या फिर आपको कहाँ स्टेट पे भेजना है, जिप कोड के थ्रू भेजना है, होम फोन के थ्रू भेजना है, तो कैसे भेजना है। सब्जेक्ट लाइन आप डालोगे कि अबाउट हॉलीडे, किस बारे में है ये अबाउट हॉलीडे आप लिख रहे हो, ठीक है।
उसके बाद आप ये मेल फॉर्मेट आप प्लेन टेक्स्ट रखना चाहते हो, ठीक है, HTML रखना चाहते हो, एक अटैचमेंट के थ्रू भेजना चाहते हो तो हम प्लेन टेक्स्ट रखना चाहते हैं। सेंड करोगे, सभी को भेजना है, करंट रिकॉर्ड को भेजना है, किस कहाँ से किसको कहाँ तक भेजना है, ऑल को भेजना है, तो हम ओके कर देते हैं। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका फिर वो सेंड हो जाएगा, और इसके लिए आपको कह रहा है कि आपके पास आउटलुक ऑप्शन होना चाहिए, आउटलुक प्रोफाइल होनी चाहिए, तभी ये जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा मेल मर्ज के बारे में, मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर आपका पेपर हो जाता है ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी साथियों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। जितने भी मैंने आपसे कमेंट में सवाल पूछे हैं वो ज़रूर आप बताइएगा, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी। और अगर कोई भी आपको फीडबैक देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में आपको क्या कमी लगी, या वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं, तो उसके लिए भी आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक भी ज़रूर आप दे सकते हैं। एंड दैट्स इट। लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक से मुझे पता चलता है, मुझे मोटिवेशन फील होती है। एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।